नमस्कार साथियों, आज हम मौर्य उत्तरकालीन भारत के ऐतिहासिक स्थिति के बारे में वर्णन करेंगे। मौर्य उत्तरकालीन भारत के इतिहास को कुछ इतिहासकार अंधकार में एक काल भी कहते हैं। यह कालावधि 184 ईसा पूर्व से 319 ईस्वी तक का काल, लगभग 500 वर्ष तक का यह काल, इस कालावधि को मौर्य उत्तरकालीन भारत का इतिहास कहते हैं। इस काल में मुख्यतः विदेशी जातियाँ हिंदी, यूनानी, शक, पहलव और कुषाण वंश ने शासन किया। इसके साथ ही साथ कई भारतीय जातियों जैसे सातवाहन वंश, दक्षिण में संगम वंश, नाग वंश आदि जातियों ने तथा क्षत्रिय क्षत्रपों ने शासन किया था। इसके इतिहास के बारे में बहुत कम ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं। फिर भी प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर भारतीय अंधकारमय युग की राजनीतिक स्थिति के बारे में हमने इन वंशों के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की थी। अब हम इस कालावधि के राजनीतिक तथा प्रशासनिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करें। मौर्य उत्तरकालीन काल की राजनीतिक एवं प्रशासनिक विशेषताएं निम्न प्रकार की थी, अर्थात इस काल में निरंकुश राजतंत्र पर आधारित राजनीति थी। राजा अपने आप में सर्वेसर्वा होता गया। मौर्य उत्तरकालीन अधिकांश राज्य निरंकुश राज्य थे, जहां राजतंत्रात्मक ढांचे में प्रशासन चलाया जाता था। इसके तहत शासक एक निश्चित क्षेत्र पर केंद्रीय मंत्रियों व अधिकारियों, प्रांतीय व स्थानीय अधिकारियों आदि के माध्यम से शासन चलाता था। दूसरी विशेषता, शासन में संयुक्त प्रणाली के साक्ष्य। इस काल में सिद्धांत प्रशासनिक रूप से शासक सर्वोच्च थे, लेकिन उसके द्वारा शासन में राज परिवार के व्यक्तियों जैसे युवराजों, महिलाओं तथा अधीनस्थों व सामंतों को शासन में भागीदार बनाते थे। कुषाणों में अनेक सामंतों, सातवाहनों में अनेक रानियों, शुंगों में अनेक युवराजों ने शासन में भागीदारी के साक्ष्य मिलते हैं। अर्थात वास्तव में सैद्धांतिक रूप से राजा सर्वेसर्वा था, परंतु व्यावहारिक रूप से राजा के साथ साथ महिला, युवराज के अधीन सामंत आदि भी राजा के शासन में संयुक्त रूप से भागीदारी निभाते थे। राजत्व में देवत्व का आरोहण, अर्थात राजा को देवता का रूप माना जाता था, देवता का अंश माना जाता था, देवता की छाया मानी जाती थी। इस काल के पूर्व के शासक राजत्व में देवत्व का आरोहण करने में विश्वास नहीं करते थे। इससे पहले के राजा थे, वो अपने आप को एक इंसान का विशेष मेहरबानी या ईश्वर के विशेष पुण्य के कारण अपने आप को राजा मानते थे। लेकिन इसके बाद के राजा अपने आप को देवत्व का अंश मानते थे। इस काल के पूर्व के शासक राजत्व में देवत्व का आरोहण करने में विश्वास नहीं करते, लेकिन इस काल में यह प्रवृत्ति दिखाई देती है। कुषाणों चीनियों की भांति देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। चीन में शासक अपने आप को देवता के पुत्र की उपाधि धारण की। इसी प्रकार भारत में कुषाणों ने भी देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। इसी प्रकार सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी ने अपने अभिलेखों में अपनी तुलना राम, अर्जुन और भीम से की थी। अर्थात धीरे धीरे राजत्व में देवत्व का आरोहण प्रारंभ हो गया था। अन्य विशेषता, राजनीति में सामंती लक्षण। इस काल में राजनीति में सामंत्य लक्षण दृष्टिगत होने लगे थे। मौर्य उत्तरकालीन राजनीति के प्रशासन में कई सामंत्य लक्षण भी विद्यमान थे।
शक कुशन में महाराजा धीराज, राजाधिराज, शासनु शाही जैसी उपाधियां ग्रहण की थी। इससे प्रतीत होता है कि सामंत भी उस काल में अपने आप को राजा के समकक्ष मानते थे। इसीलिए महाराजा अपने आप को महाराजा धीराज, यानी अन्य कोई महाराजा थे उनसे वे अपने आप को ऊपर दर्शाने के लिए महाराजा धीराज की उपाधि दर्शाते थे। अन्य कोई राजा थे इसलिए वे अपने आप को राजाधिराज की उपाधि धारण करते थे। इससे ऐसा लगता है कि उनके अधीन अनेक सामंत थे, अनेक राजा थे, अनेक महाराजा। इसी काल में सातवाहनों द्वारा पहली बार भूमि अनुदान किया गया। अनुदान के साथ साथ भूमि प्राप्तकर्ता को राजस्व वसूली एवं प्रशासनिक अधिकार भी प्रदान किए जाते थे। इससे सुदूर क्षेत्र में सामंतीकरण को बढ़ावा मिला। अर्थात भारत में भू अनुदान से ही सामंतवाद को उत्तरोत्तर काल में बढ़ावा मिला था। गणराज्यों की स्थिति। मौर्य उत्तरकालीन काल में राजतंत्रों के साथ साथ वर्तमान पंजाब, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के अनेक क्षेत्रों जैसे मालव, योदई, सीवी, अर्जुनाई आदि अनेक गणराज्य भी थे। यहाँ गणतांत्रिक पद्धति द्वारा भी शासन चलाया जाता था। ये गणराज्य अपने क्षेत्र में संपूर्ण संभवता रखते थे। इसके द्वारा जारी किए गए अनेक सिक्के भी वर्तमान में भी कई साक्ष्य के रूप में प्राप्त होते थे, परंतु वास्तव में ये गणराज्य 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के सम्मान केवल क्षेत्र विशेष तक और कुछ काल के समय ये अपना प्रभाव अपने क्षेत्र से बाहर की ओर स्थापित नहीं कर सकते। अर्थात इस मौर्य उत्तरकालीन काल में राजनीति विशेषताओं के लिए राजतंत्र के साथ साथ गणतंत्र भी मौजूद था, लेकिन प्रभावी रूप से राजतंत्र अत्यधिक प्रभावशाली और विस्तृत और लोकप्रिय था। मौर्य उत्तरकालीन राजनीतिक व्यवस्था ने समाज को भी प्रभावित किया था। अब हम मौर्य उत्तरकालीन सामाजिक स्थिति के बारे में भी वर्णन करेंगे। मौर्य उत्तर पूर्व समाज की निरंतरता बनी रही थी। समाज में कुछ नई प्रवृत्तियों का उदय और नए परिवर्तन भी इस काल में आते गए थे। अर्थात मौर्य उत्तरकालीन समाज में जो पूर्व की विशेषता थी वो भी बनी रही और कुछ नई विशेषताएं भी आई, जो निम्न प्रकार है। पूर्व की विशेषताएं जैसे समाज 4 वर्णों तथा विभिन्न जातियों में बटा हुआ था, जैसा कि पहले भी था। वर्ण व्यवस्था रघुवंश काल से व्यक्त हो गई थी। धीरे धीरे इन वर्णों या वर्गों के अंदर जातियाँ भी पनपने लगी थी, परंतु इस काल में कुछ नई प्रवृत्तियाँ जैसे विदेशियों का आगमन या भारतीय समाज में इसका जुड़ाव और भारतीय समाज के साथ इनका रहन सहन और समन्वय होता गया था। मौर्य उत्तरकालीन दूसरी विशेषता दास प्रथा विद्यमान थी। मनुस्मृति ने खुद इसमें अपनी पुस्तक में चर्चा किया था। मनु ने मनुष्य में इसका चर्चा की। फिर नया क्या परिवर्तन, समाज में ब्राह्मणों की श्रेष्ठता स्थापित हुई थी। समाज में ब्राह्मण को अपने आप में श्रेष्ठ, धर्म के अंदर और राजनीति दोनों के अंदर ब्राह्मण की श्रेष्ठता स्थापित हुई थी, अर्थात ब्राह्मणवाद का बोलबाला हुआ था। तीसरी विशेष पूर्ववर्ती शूद्रों की स्थिति दयनीय थी, महिलाओं की स्थिति भी दयनीय थी, लेकिन इसके साथ साथ वैश्यों शूद्रों का उत्थान भी हुआ था, नई जातियों का उद्भव हुआ था, जैसे कायस्थ, याज्ञवल्क्य के इस प्रति में कायस्थों की चर्चा भी की गई थी। मौर्यकालीन से पहले के समाज में भी वर्ण संकरों की विभिन्नता में वृद्धि हुई थी। जैसे वृद्धकारणीय के अंदर 11 वर्ण संकर वर्णन है, वहीं मनुस्मृति में 61 वर्ण संकर वर्णन है। इसी प्रकार मौर्य उत्तर काल के बाद भी वर्ण संकर व्यवस्था का विस्तार होता गया था। मौर्य उत्तर समाज की विशेषता पिछले कालों की परंपरागत सामाजिक विशेषताओं जैसे ही थी, लेकिन इस काल में कुछ नई सामाजिक विशेषता स्थापित हुई थी। इसके साथ साथ कुछ नए परिवर्तन भी हुए थे, जो निम्न प्रकार है। समाज में ब्राह्मणी श्रेष्ठता मजबूत होना। मौर्य उत्तर काल से पहले जैन धर्म और बौद्ध धर्म का अत्यधिक प्रभाव होने के कारण
ब्राह्मण धर्म अपने आप में श्रेष्ठ नहीं था, लेकिन मौर्य उत्तरकाल के बाद में शुंग वंश की स्थापना से, जिसकी स्थापना ब्राह्मण पुष्प शुंग के थे, उसके बाद से ही धीरे धीरे ब्राह्मण धर्म की श्रेष्ठता बढ़ती गई थी, जैसे उत्तर वैदिक काल में थी। इस काल में ब्राह्मणों को धर्म के साथ साथ राजनीति में भी श्रेष्ठता प्राप्त हुई थी। पूर्व में जहाँ ब्राह्मण केवल दान दक्षिणा यज्ञ पूजा आदि से जुड़े हुए थे, अब वे शासक बने। इस काल में अनेक राजवंश जैसे शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, ये वाकाटक, ये सब ब्राह्मण थे। शुंग, कर्ण, सातवाहन, ये वाकाटक, ये सब ब्राह्मण थे। भारशिव जैसे गणराज्य भी ब्राह्मण थे। इस काल में ब्राह्मणीय क्रियाकलापों जैसे यज्ञ व दान दक्षिणा का महत्व पुनः स्थापित हो गया था, जो कि उत्तर वैदिक काल में था। इस काल में वैश्यों व शूद्रों की स्थिति में भी सुधार हुआ था, उनकी स्थिति में भी विकास और उत्थान हुआ था। इस काल में कृषि, व्यापार और वाणिज्य में काफ़ी उन्नति हुई थी। कृषि कर्म से जुड़ने के कारण शूद्रों का उत्थान हुआ था। इसी प्रकार वैश्य वर्ग का भी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने के कारण समाज में इसकी भी महत्वता बढ़ गई थी। वर्ण संख्या की संख्या में वृद्धि हुई थी। इस काल में अंतर्वर्णीय विवाहों की संख्या में वृद्धि होने के कारण अनेक वर्ण संख्या की संख्या में वृद्धि हुई थी। वृद्ध काल में जहाँ 11 वर्ण संकरों की संख्या मिलती है, वहीं मनु स्मृति काल में इसकी संख्या 61 बनाई जाती है, अर्थात उत्तरोत्तर वर्ण संकरों की संख्या में वृद्धि हुई। महिलाओं की स्थिति में गिरावट हुई थी। इस काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। मनु जैसे दार्शनिककारों ने महिलाओं के लिए वर्ण नियम और कठोर बना दिए गए थे। मनु ने महिलाओं को ताउम्र पुरुषों के अधीन घोषित किया था, बाल विवाहों को प्रोत्साहित किया था, संपत्ति के अधिकार से महिलाओं को वंचित किया गया था। याज्ञवल्क्य और गार्गी के मध्य प्रश्नोत्तर में चर्चा और डिबेट के दौरान खुद याज्ञवल्क्य ने गार्गी से कहा था, आप ज़्यादा बहस मत कीजिए, नहीं तो मैं आपकी जीभ काट। इससे ये प्रतीत होता है कि इस काल में पुरुषों का प्रभाव बढ़ता गया था, पुरुषवादी सोच बढ़ती गई थी, अर्थात समाज पुरुष प्रधान होने की प्रारंभिक स्थिति प्रारंभ हो गई थी। इसी काल में विदेशियों का आगमन हुआ और भारतीय समाज में उनका समावेशन हो गया था। इस काल में विदेशी हिंद, यूनानी, शक, कुषाण, पल्लव आदि अनेक विदेशी भारत में आगमन हुआ। उन्होंने भारत में अनेक क्षेत्रों में अपने साम्राज्य स्थापित करते अपने शत्रुओं की स्थापना की थी। प्रारंभ से इसने दूरी बनाते हुए मलेच्छ कहकर इनकी निंदा की गई थी, लेकिन जब इन्होंने शासन करना शुरू कर दिया था, भारतीय समाज और धर्म को लेकर उदारता दिखाई, तब उन्हें वर्ण व्यवस्था में शामिल कर लिया गया था। मनु ने वृत्ति स्टॉम यज्ञ के माध्यम से विदेशियों को पतित क्षत्रिय घोषित करते हुए भारतीय समाज में शामिल, अर्थात इन विदेशियों को यज्ञ के द्वारा शुद्धिकरण करके भारतीय समाज में इन्हें भारतीय समाज के प्रभावशाली वर्ण क्षत्रिय में भी इन्हें शामिल करने की प्रवृत्ति निकाल दी थी। इसी काल में जनजातियों का ब्राह्मणी समाज में समावेशन हुआ था। इस काल में अनेक कबीलों और जनजातियों का वर्ण व्यवस्था में सम्मेलन हुआ था। इस काल में ब्राह्मणों को सुदूरवर्ती क्षेत्र में भूमि अनुदान प्राप्त हुआ था। ब्राह्मण पुजारियों द्वारा कबीलाओं को कृषि कर्म में जोड़ा गया जाता था। अनेकों वर्ण व्यवस्था में स्थान दिया था। इनके धार्मिक रीति रिवाजों को हिंदू धर्म में स्थान दिया गया था। वर्ण व्यवस्था में तनाव एवं कलिंग युद्ध में संकट की अवधारणा का उदय। इस काल में भारत में विदेशियों के आगमन से वर्ण व्यवस्था में उन्हें कहाँ रखा जाए, इस बात पर मतभेद उभरे थे। इस काल में शूद्रों तथा वैश्यों द्वारा अनेक स्थानों पर कर देने तथा वैशाली करने से मना, बेगारी प्रथा करने से मना कर देता। वर्ण व्यवस्था में जो सैद्धांतिक नियम बने थे जिसमें उसकी अवहेलना हुई थी, सामाजिक तनाव उत्पन्न हुए थे। वर्ण व्यवस्था के परंपरागत नियमों को टूटता देकर इस काल में मनु जैसे व्यवस्थाकारों ने, व्याख्याकारों ने इसे कलयुग के संकट का नाम दिया था। पहली बार ब्राह्मण धर्म ने 4 युग, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग की संकल्पना स्थापित की थी। इस प्रकार भारतीय समाज में
वर्ण संकर बढ़ती गई थी, महिलाओं के स्थान में समाज में कमज़ोर होती गई थी, सामंतवाद बढ़ता गया था, समाज में भेदभाव और अमीर गरीब की खाई बढ़ती गई। वास्तव में जो समाज का धीरे धीरे परिवर्तन हुआ था, वो इस काल में स्पष्ट रूप से परिवर्तन दिखाई देने। अब हम आगे की क्लास के अंदर इस काल के आर्थिक व्यवस्था के बारे में वर्णन करेंगे। जय हिंद।